Good evening, everyone. Good evening, Khushi. Good evening, Sanjana. Good evening, Divya. Good evening, Sneha. Good evening, Uttishna. Good evening, Kashish. Good evening, Anjali. Good evening, Diksha. Good evening, Kamini. Good evening, Ajay. Good evening, Kashish. चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर जो हमने करा था लाइक 2-3 डेज पहले, तो उसमें हमने डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी तक पढ़ लिया था, ठीक है। गुड इवनिंग, वैष्णवी। चलो फिर करते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर टेस्ट भी देना आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से कि क्या क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो देखो, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी यहाँ पे। पहले तो आपका बेसिक बेसिक वो था केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इन सब चीजों को मैंने बोला था, पढ़ लेना। एनसीईआरटी रीड कर ली सभी ने इसकी, जहां तक मैंने करवाया था? बोलो, की है? यस सर। ठीक है, जिसने नहीं करी तो फिर मत करो, ठीक है। जिसने करा अच्छी बात है, जिसने नहीं करा वो कर लेना अगर टाइम हो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी, ठीक है। चलो फिर, तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में देखा था, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा था, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर होते हैं। फिर मिक्सचर में हमने देखा था कौन से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। और प्योर में कौन कौन से होते थे? एलिमेंट और कंपाउंड। एंड उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। ये सब वही बेसिक चीजें थी, मैंने बोला था फिजिक्स में हम कर चुके थे, उसको बस एक बार रीड कर लेना। एंड उसके बाद फिर मास एंड वेट देखा था, फिर वॉल्यूम की कुछ यूनिट्स देखी थी। फिर टेम्परेचर कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में, मतलब सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, और केल्विन सेल्सियस का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था। एंड उसके बाद फिर ये तो सिग्निफिकेंट फिगर था, ये भी आप पढ़ चुके ऑलरेडी। प्रिसीशन एक्यूरेसी देखा था हमने। और फिर उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे थे, ठीक है। तो पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने दिया था? एंटोइन लावोशियर ने दिया था 1789 में, ठीक है। तो नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन होती है तो मास का चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जोसेफ प्राउस ने दिया था। और ये बोला था कि भाई मान लो कोई भी आप सैंपल लेते हो किसी भी चीज का, तो उसमें जो कंपोजिशन है, मास बाय मास जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। पानी आप कहीं से भी लो, कैसा भी लो, पानी का कंपोजिशन H2 रहेगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल या एटम और एक ऑक्सीजन का एटम ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर मतलब मास सेम रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, कि लाइक कोई भी अगर एलिमेंट दो चीजों के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक को क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे, और दूसरा जो फिक्स नहीं है, उनका जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा आपस में, ठीक है, बाय वेट। तो ये हमने एग्जांपल भी देखा था H2 और H2O2 वाला, ठीक है। फिर गेल-लुसाक लॉ था। एंड ये लॉ में क्या था कि लाइक यहाँ पर जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम किसी भी गैसेस को कंसीडर करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जो भी मतलब प्रोड्यूस होती हैं गैसेस किसी भी रिएक्शन में, उनका जो वॉल्यूम होता है वो सिंपल रेशियो में होता है, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी थी, लाइक जैसे कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन करेंगे आपका किसको, वाटर बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर जो रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा, जैसे कि 2:1 हो गया। फिर नेक्स्ट था एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला था कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये एवोगैड्रोस लॉ था। ओके, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी हमने, कुछ पॉइंट्स इसके देखे थे कि मैटर जो इंडिविजिबल एटम से बने होते हैं, और गिवन एलिमेंट के सारे एटम्स के पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनका आइडेंटिकल मास होगा, और जिनके मतलब एटम्स डिफरेंट है तो उनका मास भी डिफरेंट होगा। और कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, और मैटर जो है
वो मतलब क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, यानी कि मास। ठीक है, तो ये चीजें अब हमने देखी थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो एनालिटिकल पोर्शन है, यानी कि न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमको कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करने होंगे, तो वो वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, एटॉमिक मास मतलब कि एटम का मास होगा, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास होगा। तो एटम का मतलब क्या, कि सिंगल एटम हो अगर आपके पास, जैसे कि मान लो कॉपर का एटम है, ठीक है, एल्यूमिनियम का एटम है, तो लाइक एक सिंगल एटम है, तो अगर हम उसके एटॉमिक मास की बात करें एटॉमिक लेवल पे, तो वो आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है, लाइक कोई भी मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, या कॉपर कार्बोनेट का मॉलिक्यूल हो गया, कुछ भी ऐसा होता है जिसमें मोर देन वन एटम किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन हो चुके होंगे, तो उसका अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो हम उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत थ्योरी है, इसको देख लेते हैं। तो पहले है एटॉमिक मास के बारे में। तो the atomic mass or the mass of an atom is actually very very small because atoms are extremely small. Today we have sophisticated techniques जैसे कि स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह है, तो इनसे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली। बट इन द 19th सेंचुरी जो हमारे पास मास होता था वो हमारा रिलेटिव मास होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे पहले के टाइम पे, लाइक अभी तो क्या है, हमने अपना सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया, अब हम कार्बन के रिस्पेक्ट में करते हैं, C12 जो आइसोटोप होता है, लेकिन पहले हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मास मानते थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्ररीली असाइन्ड अ मास ऑफ 1। तो पहले के टाइम पे क्या है ना, अभी के टाइम पे तो चेंज हो चुका है, अभी कार्बन को मानते हैं, लेकिन उससे पहले जो सिस्टम आया था केमिस्ट्री में, उसमें क्या बोला था कि भाई ऐसा करो, हाइड्रोजन का मास जो है उसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, और उसकी कोई भी यूनिट नहीं थी पहले, तो और उसके कंपैरिजन में फिर बाकियों का मास निकाला गया। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक जैसे सब्जी तोलने वाले के पास इस तरीके का एक तराजू होता है। ठीक है, इस तरीके का एक जो तराजू होता है, मतलब उसके पास यहाँ पर, तो इन्होंने क्या करा, लाइक हाइड्रोजन का जो मास है उसको 1 की वैल्यू दे दी। अब क्या है कि मान लो आपने क्या करा, आप कोई मान लो एलिमेंट लेके आए और उस एलिमेंट का क्या करना है, आपको मास जो है निकालना है कि कितना होगा। तो ये क्या करते थे कि हाइड्रोजन से कंपेयर कर लेते थे। मान लो क्या है, आपने कॉपर का एक एटम इधर रख दिया, अब कॉपर के एटम का एक एटम का आपको मास यहाँ पर निकालना है सपोज, तो हाइड्रोजन के जो एटम है, या मान लो सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, तो 23 होता है। अब क्या करेंगे, हमने मान लो सोडियम का एक एटम इस वाले इधर पे साइड पे रख दिया, अब लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे। तो आप ये समझ लो कि हाइड्रोजन जिसका वेट 1 है या मास 1 है, ये हमारे पास एक मेजरमेंट क्वांटिटी हो गई, तो हम इसको रखते जाएंगे रखते जाएंगे, और जब तक ये स्केल बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक हम रखते रहेंगे। और जहां पे ये बैलेंस होगा, क्योंकि देखो तराजू में क्या होता है आपको पता होगा, सब्जी जब तोलते हैं या किसी भी चीज को तोलते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, लाइक कोई जैसे किसी ने बोला कि भाई हमें 1 किलो टमाटर दे दो, तो 1 किलो टमाटर के लिए हम क्या करेंगे कि एक साइड पे 1 kg का वेट रख देंगे, 1 kg का मास रख देंगे, एंड दूसरी साइड पे हम क्या रखते रहेंगे, टमाटर रखते रहेंगे जब तक ये बीच वाला जो कांटा होता है इसमें, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। जब दोनों साइड बैलेंस होंगी, इसका मतलब है दोनों साइड 1 1 kg हो गया। तो ये है कि सोडियम का एटम मान लो राइट साइड में हमने रख दिया, फिर हाइड्रोजन के हम एटम रखते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं, और जैसे ही हम 23 एटम रखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पर सोडियम का मास कितना 23 हो गया। तो इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन के मास को 1 मान लिया और बाकी उससे कंपेयर करके ये क्या करते थे, मतलब सोडियम का निकाल लेते थे। ठीक है, ऐसे कर लेते थे। तो ये सारी चीजें हो गई। तो बाकी के जो मास थे वो सारे किसके थे, रिलेटिव थे। रिलेटिव किसके थे, हाइड्रोजन के मास के। तो हाउएवर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड। तो अब जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो किसको मानते हैं, कार्बन 12 को। तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई जो हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट की यूनिट लेते हैं एटॉमिक मास की, वो किसको लेते हैं, किस एटम को लेते हैं, तो C12 आपको याद रखना है। ठीक है, बिकॉज कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप का मतलब कि भाई जिनके क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो एंड मासेस अलग अलग होंगे, तो वो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके आइसोटोप्स होते हैं। तो ये जो है 1961 में ये प्रथा शुरू हो गई कि भाई अब हम क्या करेंगे, कार्बन 12 को रखेंगे एज आवर स्टैंडर्ड मास। यानी कि जो अब हम तराजू पे करके देखेंगे, एक तरफ रखेंगे कार्बन, मतलब एक तरफ रखेंगे वो वाला आइटम जिसको मेजर करना है, और दूसरी तरफ से हम कार्बन कार्बन ऐड करते जाएंगे, और जब जाके वो बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब उसका उतना टाइम जो है, मान लो एक साइड पे एक एटम है और दूसरी साइड पे हम कार्बन रखते जा रहे हैं। अब कार्बन के हमने मान लो 4 एटम रख दिए, इसका मतलब है कि जो हमने मेजरमेंट लेना था जिस भी क्वांटिटी का, उसका जो मास है वो 4 इंटू मास ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो हेयर कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंट एज 12C या C12 इसको बोलते हैं। ठीक है, 12 ऊपर लिखते हैं। तो इन दिस सिस्टम 12C इज असाइन्ड एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है ये कार्बन को जो मास दिया गया है वो एग्जैक्टली कितना गया है, 12 एटॉमिक मास यूनिट दिया गया। तो इसकी यूनिट जो होती है वो एटॉमिक मास यूनिट होती है एएमयू। और अब जो है इसको सिंपली यूनिफाइड मास ही लिखते हैं, मतलब यू लिखते हैं खाली, ठीक है। And masses of all other atoms are given relative to this standard. So one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो एक रिलेशन आपको ये वाला अभी आगे काम आएगा। आपको ये याद रखना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है आपका 1/12 मास ऑफ 12 कार्बन एटम होता है। यानी कि आइसोटोप जो है C12 जो आइसोटोप है कार्बन का, उसका जितना मास है उसका 1/12 जो है वो आपके 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और इसको कई बार सिर्फ 1 यूनिट भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक ही चीज है, इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना कि 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU या फिर यूनिट जो भी लिखना चाहो। और ये जो होता है ये आपका 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसके एटम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, तो एंड 1 AMU को इन्होंने मास यहाँ पर लिख भी दिया है कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इतने के बराबर होता है, ठीक है, इतने के। तो इसकी चाहो तो वैल्यू आप याद कर भी सकते हो, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अगर आप इसे देखोगे तो एक्चुअली में ये क्या एक प्रोटॉन का मास है, ठीक है। अब प्रोटॉन का मास कैसे होगा भाई, मतलब क्योंकि देखो हाइड्रोजन का मास जो होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है या 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो देखो इन्होंने हाइड्रोजन का मास भी लिखा है, बहुत हल्का फुल्का सा डिफरेंस होता है। देखो ऊपर क्या है 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना लिखा है 1.66056 लिखा है, नीचे क्या लिखा है 1.6736, लेकिन पावर सेम है 10 की पावर -24 10 की पावर -24, ठीक है। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है 1 एटॉमिक मास यूनिट में और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जो मास है लगभग लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो उन्होंने नीचे कैलकुलेट करके दिखाया है 10 इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। अगर हमें हाइड्रोजन का एटम का मास निकालना है तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन एटम का जो एक्चुअल मास है, ठीक है, ये जो एक्चुअल मास निकला है ना 1.6736, ये स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करके निकला है। और ये जो नीचे वाला मास है 1.66056, ये आपका 1/12 मास है किसका, कार्बन 12 आइसोटोप एटम का। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको जो यहाँ पर वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1.0078 या 1.0080 कर सकते हो राउंड ऑफ करके उसको। तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको मिली है अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो हम ये जो बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 1 वो ये चीज होती है कि 1 क्या है, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है। लेकिन एक्चुअल में जो हाइड्रोजन का मास है वो आपको ये दिखा है, ठीक है। तो हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि भाई सोडियम का मास कितना होता है 23 होता है, मैंने बोला कि हाइड्रोजन का मास जो है 1 होता है, ठीक है। या फिर और किसी का मास ले लो, जैसे हीलियम का जो मास होता है वो 4 होता है। तो ये जो है, जो हम ये मास नंबर याद करते हैं, बेसिकली इन्हें मास नंबर कहते हैं। एक्चुअली में ये मास नहीं होता है, ठीक है, ये मास नंबर होता है। तो ये मास जो होता है ये आपका एटॉमिक मास यूनिट में होता है। और ये निकाला कैसे गया है, ये निकाला गया है कार्बन 12 का जो एटम है उसके मास से कंपेयर करके, ठीक है। यानी कि जितने भी मासेस निकले हैं, मान लो सोडियम का कुछ यहाँ पर मास रहा होगा जो कि मान लो ग्राम में था, एंड उसको आप क्या करोगे 1.66056 से जब आप डिवाइड करोगे इंटू 10 की पावर -24, जब आप इसे डिवाइड करोगे तब आपको आंसर में लगभग 23 मिलेगा। तो वो होता है यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो ये इसके पीछे की साइंस है। यानी कि आपको जैसे बोला जाता था पहले 9th-10th क्लास में कि भाई एटॉमिक मास नंबर आपको याद होने चाहिए और इनका मतलब क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और इनके एटॉमिक मास याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप कहते थे ना कि लगभग लगभग जो है उसका 2 गुना होता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन का तो 1 ही रहता है, लेकिन मान लो हीलियम लिया तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसका एटॉमिक मास 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम, ठीक है, 3 हो गया तो उसका लगभग 6 या 7 के आसपास होगा। फिर बोरॉन ले लिया, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर 4 है तो उसका लगभग लगभग 8 के आसपास हो जाएगा। तो लगभग लगभग 2 टाइम्स हो जाता था। तो वो जो वैल्यू आती है मैंने आपको बता दिया, लाइक जैसे सोडियम का हमें पता है 23 होता है, 23 मास नहीं होता एक्चुअली में, 23 एटॉमिक मास यूनिट। वो मास किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में। और वो निकाला कैसे गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मास रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मास रहा होगा, एंड उस मास को जब ये 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से या -27 kg से आप डिवाइड करते हो, तब आपको आंसर में जो वैल्यू मिलती है वो 23 बनती है, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट के पीछे की साइंस है। तो अब हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया स्टैंडर्ड मास किसका, कार्बन 12 एटम का। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने और आगे बताया कि सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम वुड बी 15.995 AMU। यानी कि लगभग हम इसको 16 मानते हैं, कहते हैं ना ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है। तो ये 16 कैसे आया, 16 ऐसे आया होगा
कि ये जो ऑक्सीजन का इन्होंने मास निकाला है, ऑक्सीजन की कोई मास की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है, और वो किस में होगी, ग्राम में होगी, और उसको हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया 1.66056 इंटू 10⁻24 से, ये ग्राम से, तो हमें जो इसकी जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 15.995 AMU मिल गई, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 16 AMU या 16 यूनिट, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16, तो ये इसके पीछे ये सब चीजें, ठीक है। तो अभी इन्होंने लिखा भी है कि एट प्रेजेंट AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U व्हिच इज आल्सो नोन एज यूनिफाइड मास, ठीक है। तो व्हेन वी यूज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन कैलकुलेशन वी एक्चुअली यूज द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। तो हम एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास अभी देखते हैं, इसके बाद पहले ये बताओ कि ये इतना क्लियर हो गया या नहीं हो गया, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। बाकी No, किसी को sir. कोई डाउट है? ये समझ आ गया सभी को एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और Yes, मास sir. नंबर क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट ही आपका मास नंबर होता है एटम का। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास देखो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये उन एटम के लिए किया जाता है जिनके हमें आइसोटोप मिलते हैं। अब देखो आइसोटोप और आइसोबार्स ये दो टाइप के टर्म्स होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइसोटोप्स का मतलब होता है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे आप देख सकते हो कार्बन का इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, तो कार्बन के हमें जो है ना तीन तरीके के जो है वैरायटी मिलती है नेचर में। हमारे पास जो कार्बन हमें मिलता है वो तीन तरीके की वैरायटी में होता है। अब तीन तरीके की वैरायटी कैसी है, एक है हमारे पास 12C, एक है हमारे पास 13C, और एक है हमारे पास 14C, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इनके आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एक का 12 एटॉमिक नंबर है, एक का 13 एटॉमिक नंबर है, और एक का 14 एटॉमिक नंबर है। लेकिन इनका जो मास होगा, ठीक है, वो मास अभी आप यहाँ पर देखोगे भी आगे कितना होता है। तो सॉरी, गड़बड़ हो गई कुछ, एक मिनट। ये 12, 13 और 14 जो है ये आपके एटॉमिक मासेस हैं, ठीक है। 12, 13 और 14 क्या है, ये डिफरेंट, हमने ये पढ़ा ना कि डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। तो डिफरेंट एटॉमिक मास ये कौन कौन से, एक का मास 12 होता है, एक का 13 यूनिट होता है, और एक का 14 यूनिट होता है। लेकिन इनके जो एटॉमिक मास नंबर है वो कितने, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 6 है। तो सभी कार्बन का यहाँ पर देखोगे तो एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन यहाँ पर जो आपका एटॉमिक मास नंबर है या एटॉमिक मास है वो एक का 12 यूनिट है, एक का 13 यूनिट है, और एक का 14 यूनिट है, ठीक है। अब मेरे को ये कोई बताएगा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि इन तीनों में क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा या अलग अलग होगा, या फिर प्रोटॉन का नंबर सेम होगा या अलग अलग होगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन का नंबर तीनों में सेम होगा या अलग होगा, पहला क्वेश्चन ये है, बताओ। सेम होगा। ठीक है, और प्रोटॉन का नंबर, सेम होगा। ठीक है, तो चेंज क्या होगा फिर, न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है। तो बाकी तो किसी ने आंसर दिया नहीं, खुशी ने आंसर दिया, बाकी को नहीं पता क्या ये चीज। देखो बेसिक सी केमिस्ट्री है ये, कि लाइक यहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जो भी आपका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, वो ही प्रोटॉन नंबर के बराबर होगा। जैसे मैंने बोला कि इन तीनों ही कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब यह है कि इन सभी में प्रोटॉन की जो संख्या है या प्रोटॉन का जो नंबर है वो 6 के बराबर है। और अब अगर मान लो ये ग्राउंड स्टेट में है, मतलब इनको एक्साइट नहीं किया गया, इनको एनर्जी नहीं दी गई, इनके इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ अगर नहीं की गई, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि वो भी 6 के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है कि ये ग्राउंड स्टेट में होनी चाहिए, कोई भी इनमें एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने कोई भी इसमें हीट एनर्जी नहीं देनी चाहिए, या फिर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऐड ना करवाया हो। तो ग्राउंड स्टेट की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है,
ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम हो गया, इसका मतलब ये जो चेंज आ रहा है 12 13 14 करके जो चेंजेस आए हैं ये आपके न्यूट्रॉन के नंबर से आए। अब जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन के जो टोटल नंबर होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पर जो आपका एटॉमिक मास नंबर होता है, या ऐसे छोड़ो, आप इसको ऐसे ध्यान रख लो कि न्यूट्रॉन प्लस जो प्रोटॉन होता है इनका जो नंबर होता है ये आपका एटॉमिक मास नंबर बनता है टोटल मिला के। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोटॉन जैसे 6 हैं और मैंने आपको बताया कि मान लो मैं 12 जो C12 वाला कार्बन है वो ले रहा हूं, तो मेरा 12 क्या हो गया, एटॉमिक मास नंबर हो गया। तो यहाँ पर अगर मेरे को न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर पहले वाले केस में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये 6 किस में हुई, जो आपका C12 वाला आइसोटोप है इसका। ठीक है, अब मान लो अगर मैं C13 वाला आइसोटोप ले लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर तो फिक्स ही है यानी कि 6 है, उसके बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नंबर गिव्स एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर इस केस में न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस अगर लेता हूं मैं 14 C14 आइसोटोप जो है जिसका मास नंबर 14 है, तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन इज इक्वल टू 14 हो जाएगा यानी कि एटॉमिक मास नंबर। तो यहां जब आप न्यूट्रॉन की वैल्यू देखोगे तो कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 6 यानी कि 8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ये देख रहे हो कि भाई ये सारे ग्राउंड स्टेट में पहली बात, और दूसरी चीज इनका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि आइसोटोप्स हैं, और इनका मास नंबर अलग होने का रीजन है कि इनके न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब यहाँ पर ये एवरेज एटॉमिक मास का मतलब ये है कि भाई जैसे हमें ये इतने 3 आइसोटोप मिले कार्बन के, इसी तरीके से क्लोरीन के भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये हमें 3 मिले तो यहाँ पर इनका रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज लिखा है। कहने का मतलब है कि नेचर में हमें जो टोटल कार्बन मिलता है उसमें से 98.892% जो होता है वो हमारा C12 वाला होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमें नेचर में कार्बन मिलेगा वो C12 टाइप का होगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जैसे ये लिखा है कि जो C13 वाला आइसोटोप रहता है वो 1.108% मिलता है हमारे पूरे नेचर में। उसके बाद जो C14 वाला है वो सबसे कम मिलता है और वो कितना होता है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 उसका परसेंटेज है। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का मतलब 0 पॉइंट और उसके बाद 9 जीरोस और उसके बाद 2। तो आप सोच सकते हो इतना कम परसेंट, 0.0009 टाइम 0 आएगा और फिर 2 आएगा, उतना परसेंट। ठीक है, तो सबसे कम 14 वाला मिलता है, फिर 13 वाला, और उसके सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, 12 वाला। मतलब सबसे ज्यादा कॉमन जो हो 12 वाला आइसोटोप। ठीक है, तो अब यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास का मतलब ये है कि भाई हमें 3 यहाँ पर अलग अलग वैरायटी मिल रही है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई हम इसका एवरेज एटॉमिक मास ले लें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम बार बार क्या करेंगे कि कैलकुलेशन में पहले ये चेक करेंगे कि भाई 12 वाला एटम है या 13 वाला है या 14 वाला है। तो ये चीज, ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि भाई हम एक काम करते हैं, जो एटॉमिक मास नंबर हम बना रहे हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, एक एवरेज एटॉमिक मास नंबर बनाते थे, सो दैट हम जो भी केमिस्ट्री में चीजें पढ़े उसमें हम जितनी भी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वहां पे पूरा कार्बन कार्बन चलता रहता है, तो उन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट निकाला। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज है, ठीक है, ये 98.892% है, तो 98.892% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.98892 हो जाएगा, मतलब 100 से आप डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो गया, डेसिमल में हो गया, मतलब ये 1 के कंपैरिजन में निकालना है। ठीक है, 1 में से 0.98892 जो है इतना जो है रहता है, क्या रहता है, 12, मतलब C12 वाला आइसोटोप रहता है। अब इसको हमने 12 यूनिट से मल्टीप्लाई करा, प्लस दूसरा वाला जो था उसका परसेंटेज जो है उसको 13 से मल्टीप्लाई करा, और तीसरा वाला जो यहाँ पर दिया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसको जो है हमने ये 14, ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 था ना, फिर यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ऐसा हुआ क्योंकि 100 से जब आप उसको डिवाइड करोगे परसेंट हटाने के लिए, तो क्या होगा, वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, तो उसको आपने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 13.00 जो भी आ रहा है, ये अभी जैसे हमने ऊपर हाइड्रोजन का केस देखा था ना 1.008 आता है, तो वैसे ये भी आता है। तो ये हमने इनको इसके मतलब जो भी एटॉमिक मासेस थे सबके अलग अलग उनके रिलेटिव अबंडेंस से अगर उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर जो एवरेज मिलेगा वो यहाँ पर ये मिलेगा 12.011, और इसी को हम फिर क्या करते हैं, सब कैलकुलेशन में यूज करते हैं कार्बन के लिए। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास जो हमें यहाँ पर मिल गया वो कितना मिल गया, कार्बन का 12.01। तो जिनके भी आइसोटोप होते हैं वहां पर हम ऐसा करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मासेस फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये सारे हो गए अलग, मतलब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के भी आइसोटोप होते हैं, ठीक है, उनके भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है
मॉलिक्यूलर मास। तो अब मेरे को बता दो अगर किसी को कुछ यहाँ पर डाउट है, एवरेज एटॉमिक मास में कुछ पूछना है तो, कुछ नहीं समझ आया तो। है कोई ऐसा? ठीक है। सर ये जो 1.0080 है ना, ये हाँ, कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। ये ऐसे आया कि देखो मैंने आपको बताया ना, जो ये ऊपर दिख रहा है ना, इसमें जैसे हाइड्रोजन एटम का यहाँ पर जो हमने ये मास निकाल रखा है, देखो ये हाइड्रोजन का जो ये वाला आपको मास दिख रहा है, ये इसका एक्चुअल मास है। ठीक है, ये जो इसका मास है ये क्या है? एक्चुअल मास है। यानी कि हमने इसको मेजर किया है, एक हाइड्रोजन का एटम लेके उसको तोला गया है। अब तोला कैसे गया है, उसके लिए टेक्निक जो यूज करते हैं वो स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं। ठीक है, तो उस टेक्निक से हमें लगभग लगभग एक्यूरेट मास मिल जाता है। तो ये एक्यूरेट मास मिल गया। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो आप नीचे वाला मास देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका 1/12 है किसका? C12 आइसोटोप के, कार्बन के मास के। मतलब जब आप कार्बन आइसोटोप लेते हो 12 वाला, C12 आइसोटोप लेते हो जब आप कार्बन का, उसका जब एक एटम का मास निकालते हो, उस एक एटम के मास को आप 12 से डिवाइड करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है। क्योंकि हमने क्या करा है, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई हम जो भी हम मासेस कैलकुलेट करेंगे वो C12 एटम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमने क्या करा, उसका एक एटम लिया और उसका 1/12 कर दिया, उस मास का, उस एटम के मास का 1/12 कैलकुलेट कर लिया, तो हमें नीचे वाली वैल्यू मिली। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास जैसे मास नंबर होते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, कार्बन का मान लो जो भी हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे ही जितने भी हमारे एटम्स होते हैं उनके जो एक्चुअल मास होते हैं उसको हम इस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 1.66056 इंटू 10⁻24। और ये फिक्स नंबर है क्योंकि ये कार्बन 12 का जो मास होगा उसको हमने 12 से डिवाइड करके निकाला। तो ये जब हम निकालेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी 1.0078, और इसको जब 78 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1.0080 मिल जाएगा, और लगभग लगभग ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना? 1 है, या हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 1 है। तो ये बेसिकली मास नंबर कैलकुलेट करने की टेक्निक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। और इसी को हम रिलेटिव मास भी बोलते हैं, रिलेटिव टू C12 कार्बन। ठीक है, ओके सर। रिलेटिव अबेंडेंस, खुशी, रिलेटिव अबेंडेंस का मतलब है कि लाइक नेचर के अंदर उसकी कितनी प्रेजेंस है। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई एग्जांपल ले लो कि क्या बोलते हैं, लाइक मैंगो है। ठीक है, मैंगो, अब मैंगो की आपको पता है कि अलग अलग वेराइटीज होती हैं। ठीक है, दशहरी आम होता है, लंगड़ा आम होता है, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, अल्फोंसो मैंगो होता है, मतलब बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो लाइक A B C D, मान लो मेरे पास 4 वेराइटीज है। तो रिलेटिव अबेंडेंस का मतलब है कि मान लो ए वाला जो होता है वो नेचर में उगाया जो जाता है या जो हमें मिलता है वो 25% मिलता है, बी वाला जो मान लो 30% मिलता है। ठीक है, और सी वाला जो है ये हमें टोटल 100% में से मान लो ये भी 25% ही मिलता है। ठीक है, और ये डी वाला जो है 20% मिलता है। तो इसका मतलब है कि A B C D अगर हमारे पास 4 वेराइटी है सारे आम की मिला के, मान लो 4 ही वेराइटी है टोटल आम की, तो टोटल ये 100% हो गया। अब उन 100% आम की वेराइटी में से ए का जो परसेंट है वो 25% है, यानी कि ए वाले आम जो है, अगर आप 100 आम लोगे पूरी कंट्री में से, इंडिया में से, तो आपको 25 आम जो है वो ए टाइप के मिलेंगे। ठीक है, बी वाले आप लोगे तो 100 में से आपको 30 आम जो है बी वाली वैरायटी के होंगे। तो रिलेटिव अबेंडेंस का मतलब ये है कि लाइक नेचर में जो पूरा कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है उसमें से C12 का टोटल कितना परसेंट हमें मिलता है, मतलब C12 वाला कितना परसेंट मिलता है उस 100% में से। ठीक है, ठीक है, चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास मैंने बता दिया कि लाइक जहां पर भी मॉलिक्यूल होगा, यानी कि एक से ज्यादा एटम जब भी आपको दिखाई देंगे वहां पे जो हम मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इन्होंने जो पहला एग्जांपल दिया CH4 मीथेन का। ठीक है, CH4 मीथेन में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो एक कार्बन यानी कि 1 से हमने कार्बन के मास को मल्टीप्लाई करा। कार्बन का जो मास है वो एग्जैक्ट जो होता है, मतलब अगर हम ये EMU के टर्म्स में ले तो 12.011 होता है। वैसे हम चाहें तो कैलकुलेशन में 12 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई है तो आप वही देख के समझ लो। और 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा किससे?
हाइड्रोजन का जो हमने रिलेटिव मास निकाला था अभी कार्बन के रिस्पेक्ट में ना 1.0080, ठीक है, जो एएमयू के टर्म्स में निकाला था, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन का एक एटम था तो कार्बन का एक बार मास लिख दिया, और हाइड्रोजन के 4 एटम थे तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल मास आ गया वो 16.043 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब मीथेन का जो मास है वो 16.043 यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारा इतना मास हो गया। अब अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि लाइक मीथेन का आपको ये मास मिला है ना 16.043 यूनिट। अगर आप क्या करो, वो जो नंबर था ना कार्बन 12 का जो मास था उसको जो हमने 12 से डिवाइड करा था, क्या था 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आपको ग्राम में मिलेगा, और ग्राम में वो क्या होगा, उसका एक्चुअल मास होगा, ठीक है। ये लाइक मैं ऊपर से आपको रिलेट करके बता रहा हूँ वो चीज, क्योंकि हम वहां पर क्या करते हैं, जब हम यूनिट में मास निकालते हैं, यू में मास निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में मास निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हमें एटॉमिक मास यूनिट में मास मिल चुका है, अगर हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कौन सा मास मिल जाएगा, उसका एक्चुअल मास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। तो ये नंबर से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज हमें सारे मासेस कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में चाहिए, क्लियर है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर H2O का एग्जांपल दिया। H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो 2 इंटू 1.008 ये हाइड्रोजन का हो गया, और 16 जो है वो आपका ऑक्सीजन का हो गया। तो टोटल यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो आपका 18.02 हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक मास लाइक सिंगल एटम जब होगा, मॉलिक्यूलर मास जब एक से ज्यादा एटम होंगे और कोई मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास जो है ये हम आयोनिक चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आयोनिक मतलब जो भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सम एलिमेंट्स, some substances such as sodium chloride, ठीक है, NaCl जो हो गया, do not contain discrete molecule as their constituent unit। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वहां पे सारे के सारे मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वाला होता है जिसे हम कैटायन बोलते हैं, यानी कि सोडियम आयन हो गया, और दूसरा जो नेगेटिव आयन होता है यानी कि एनायन जिसे हम क्लोराइड आयन कहते हैं, तो ये हमारे 3D स्ट्रक्चर में जैसे कि क्रिस्टल की फॉर्म में यहाँ पर अरेंज होते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में है ये चीजें। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसमें भी हमारा क्रिस्टल बनता है या आयोनिक जो भी सॉलिड्स होते हैं जिसमें आयंस होते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, उसमें Na+ हो गया और Cl नेगेटिव हो गया। तो यहाँ लिखा है कि एक Na आयन, एक सोडियम आयन जो होता है वो हमारा 6 क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ होता है आपस में, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो मास कैलकुलेट करते हैं उसे हम फॉर्मूला मास कहते हैं, और इसका तरीका बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं करना। NaCl में एक Na का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, तो Na का मास यहाँ ले लिया 23 यूनिट सोडियम का, और क्लोरीन का यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास ले लिया 35.5 यूनिट, और इनको ऐड कर दिया तो हमें टोटल मास कितना मिल गया, 58.5 यूनिट मिल गया, ठीक है। तो बस फॉर्मूला मास टर्म हमने अलग से कर दिया, लेकिन बस होता बिल्कुल वैसा ही है जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन यूज हम उसमें करते हैं जहां पे हमारे आयोनिक सॉलिड बनते हैं, जहां पे हमारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का इन्होंने फॉर्मूला भी लिखा है 6H12O6, ठीक है। और ये आप कर सकते हो, कार्बन के यहाँ पर कितने 6 हैं, तो 6 से आप क्या करोगे, कार्बन के मास को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 12 से कर देना। अगर मान लो आपको मतलब ये जो मासेस हैं, अगर मासेस की वैल्यू डेसिमल में दी हुई है तो आप वो ले लोगे, वरना क्या होगा, आपको जो पता है, मतलब कि 12 अगर आपको पता है तो 12 डायरेक्टली ले लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 होता है मास, ये 1.008 लिखा है वो ले लो। ऑक्सीजन 6 एटम्स है यहाँ पर, तो 6 से हमने क्या करा, 16 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का 16 यूनिट मास होता है। तो इन सबको कैलकुलेशन करके हमारा जो टोटल यहाँ पर ग्लूकोज का मास आ गया वो कितना आ गया, 180.162 यूनिट आ गया। अगर ये आप ये डेसिमल वाले नहीं लेते तो 180 यूनिट आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर मोल कंसेप्ट इन मोलर मास। तो ये बेसिकली क्या है कि लाइक हमें पता है
कि ये जो मासेस हैं ये काफी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है। बिकॉज आपने देखा कि कार्बन 12 का जो मास होता है उसको 1/12 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, तो हमें 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम या इंटू 10⁻27 kg मिलता है। तो इतनी छोटी क्वांटिटी है, छोटी छोटी ये जो हमारे एक एक एटम है, और ये बहुत सारे होते हैं। लाइक आप छोटा सा मतलब एक चुटकी नमक भी लेते हो तो उस चुटकी नमक में बहुत सारे मतलब हजारों एटम्स हो सकते हैं। तो उन हजारों एटम्स के लिए लाइक एक चुटकी नमक काफी है, ठीक है। और मान लो आप क्या करते हो, बड़ी बड़ी रिएक्शंस करते हो, उसमें काफी सारा सैंपल अगर आप लेते हो, या मान लो आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज ऐसी बना रहे हो, कोई फर्टिलाइजर बना रहे हो, कोई केमिकल बना रहे हो, तो उसमें आप बहुत सारी क्वांटिटी लेते हो, एंड उस क्वांटिटी को फिर इतनी छोटी छोटी एटॉमिक मास यूनिट से मेजर करना बहुत टफ है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है एक मतलब एक जो टर्म है वो बनाया गया है, जो कि है मोल। मोल का बेसिकली मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, एक कंपेरेटिव यूनिट है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मान लो यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे एक डजन का मतलब होता है 12 चीजें, यानी कि एक डजन आपको बनाना लेना है या एक डजन अंडे लेने हैं, एग लेना है, ठीक है। तो आप क्या लोगे कि भाई ऐसा है, आप सीधे सीधे उसको बोलोगे कि भाई मेरे को एक दर्जन के लिए दे दो। कोई ये नहीं बोलता कि भाई मेरे को 12 के लिए दे दो या 24 के लिए दे दो। अगर उनको दर्जन के हिसाब से लेना है तो दर्जन के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपने क्या करा, एक बड़े नंबर को एक छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। जैसे यहाँ पर ये भी है कि मतलब मान लो आपको 12 डजन लेने हैं, तो मतलब 144 आइटम्स हो गए, ठीक है। तो आप उसको ये बोलोगे नहीं कि भाई ऐसा करके 144 जो है वो बनाना निकाल के रख दे। आप सीधे बोलोगे कि भाई 12 दर्जन निकाल दो, एक दर्जन में 12 होते तो 12 दर्जन में 144 हो जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक यूनिट बनाई गई, ऐसा ही सिस्टम की यूनिट है ये, जिसे हम मूल कहते हैं, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। तो अब इस यूनिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज, ठीक है। इसको बस वैल्यू को हम इतना ही लिखते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। मतलब ये है कि मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे को जो है 1 मोल सोडियम दे दो, तो कहने का मतलब ये है मैं कितने सोडियम के एटम मांग रहा हूं, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम्स मांग रहा हूं। मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को 1 मोल जो है, 1 मोल अरहर की दाल दे दो, सपोज मैं ऐसे बोल देता हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई मैं आपसे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मांग रहा हूँ, उसके मतलब दाने मांग रहा हूँ, ठीक है। 1 मोल का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। मान लो मैंने आपसे कहा एटम, तो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मांग रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मेरे को जो है मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मेरे को अमरूद दे दो। मैंने बोला कि 1 मोल अमरूद चाहिए मेरे को, ठीक है। अब हर कोई सब्जी वाले तो केमिस्ट्री नहीं जानता ना, ये तो आप ही समझ सकते हो कि मोल का मतलब क्या होता है। तो मोल का मतलब ये कि मैंने बोला कि भाई मेरे को 1 मोल जो है अमरूद चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं कितने सारे अमरूद मांग रहा हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 अमरूद मांग रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक नंबर है, 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। आप किसी भी चीज को बस कंपेयर करने के लिए इसका यूज करोगे। आपने बोला 1 मोल सोडियम दे दो, मैं बोलूंगा ठीक है, मैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स निकाल के रखता हूँ सोडियम के, आप आ जाना और ले जाना, ठीक है। या फिर मैंने बोला कि भाई कि मेरे को जो है 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दो, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दो। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। उसने बोला है कि भाई 1 मोल मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के, तो मैं क्या करूंगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकाल के रखूंगा। एटम कितने हो जाएंगे, उसके जस्ट डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें टोटल एटम्स निकालना है, ठीक है। तो मोल का जस्ट सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 यूज करना है। क्लियर है, ठीक है। तो अभी इसको खत्म ही कर लेते हैं, इसके बाद अभी ब्रेक ले लेते हैं, एंड उसके बाद ये जल्दी से खत्म करके फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि इसके बाद ही टेस्ट कर लेंगे, तो इसे खत्म कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा रह गया, फिर उसके बाद आप लोग टेस्ट कर लेंगे। तो अभी जो है हम 5:50 पर मिलते हैं वापस से, ठीक है, ब्रेक के बाद।